हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके 17 नवंबर 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल के जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरेंस के आपके 2021 में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे, हम सारा कुछ यहाँ पर ये देखने वाले हैं। आज की क्लास में जो मैं आपको कराने वाली हूँ वो 17 नवंबर को जो नून का शिफ्ट हुआ था, मॉर्निंग शिफ्ट में जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे, मैं ऑलरेडी वो डिस्कस करा चुकी हूँ। तो बाकी की बहुत सारी वीडियोस हम ऑलरेडी कम से कम 7 से 8 वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो जिन भी लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि आपके इस वाले शिफ्ट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए थे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आगे की जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल पे हैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि इस बार इस वाले शिफ्ट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए थे। तो ये रहा आप सभी के सामने आपका पहला क्वेश्चन। यहाँ पर आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में हैं। तो आप लोगों से यही चाहूँगी, जितनी भी वीडियोस अभी यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, आप सभी मेरे क्वेश्चन रीड अप कर रहे तक इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए। और साथ ही में यहाँ पर आप लोगों का भी बराबर का पार्टिसिपेशन रहेगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है, ये ना हो कि बस आप लोग आए और वीडियोज़ को देख के चले गए। इससे आप लोगों की ही प्रैक्टिस यहाँ पर अच्छी खासी होगी। ठीक है, चलिए ये रहा आपका पहला क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा गया है, राजनेता लेखक हैं आपके एम वीरप्पा मौली को डैश में श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम नामक कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। तो जैसे कि आप जानते हो करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, आपको सबसे ज़्यादा उसी को करना है। पॉलिटिशियन राइटर जो है आपके एम वीरप्पा मौली वॉज अवॉर्डेड बाय द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020 फॉर हिज पोइट्री टाइटल श्री बाहुबली अहिंसा विजयम इन डैश। तो आपके ऑप्शन है तमिल में, तेलुगु, कन्नड़ या फिर मलयालम। तो किससे सम्मानित किया गया था, कौन सी यहाँ पर आपकी जो लैंग्वेज है, भाषा है, उसमें तमिल में, आपके तेलुगु में, कन्नड़ में या फिर मलयालम में। तो इसका राइट आंसर था आपका कन्नड़ में। किस में? कन्नड़ में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो जितने भी लोगों ने सी बताया वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, आप लोग इस साहित्य को देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कन्नड़ में उन्हें महाकाव्य की यहाँ पे प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 2020 को। किसको मिला था ये भी। तो इस तरीके के अवार्ड भी आपको याद होने चाहिए जो आपके इस बार करंट अफेयर्स में आने के पूरे चांसेस हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपसे साइंस से रिलेटेड पूछा है, आपको बताना है इनमें से कौन सा रोग हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन। आपके ऑप्शन है मलेरिया, एनीमिया, रेबिस या फिर क्लोरा। जल्दी से बताइए, सबको पता होना चाहिए, ये तो सभी ने कर रखा, सबने इसके बारे में पढ़ा भी है। तो आप सभी जानते हो कि यहाँ पर जो हेमोग्लोबिन की कमी होती है ये किस वजह से होती है। जब आपके एनीमिया जो बीमारी होती है ना, इसकी कब होती है? जब हमारे बॉडी में हेमोग्लोबिन की कमी होती है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन के साथ भी देख सकते हो। सिकल सेल एनीमिया इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अक्योरिंग जेनेटिक डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द रेड ब्लड सेल। तो इसके वजह से क्या होता है, हमारे जो बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होता है उस पर अफेक्ट पड़ता है, जिसके वजह से हमें ये देखना पड़ता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, इनमें से कौन सा कर भारत में एक राष्ट्र एक कर एक बाजार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया टू अचीव द गोल फॉर वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। आपके ऑप्शन है गुड एंड सर्विसेज टैक्स, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो आपको यहाँ पर बताना है कि इसमें से कौन सा टैक्स या फिर कौन सा कर आपके एक राष्ट्र एक कर एक बाजार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था। तो ये आप सभी को पता है, ये टैक्स था आपका गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, कौन सा टैक्स था आपका? जीएसटी का, ये आप सभी जानते हो। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। पहली चीज़ तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है ये आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स है।
क्या है, आपका एक अप्रत्यक्ष कर है। ये भी आपके आगे इन फ्यूचर कभी पूछा जा सकता है, जो भारत को एक एकीकृत साझा बाजार बना देगा। जीएसटी जो है आपका माल और सेवाओं की आपूर्ति पर एक एकल कर है, और जिससे निर्माता से लेकर उपभोक्ता तक जितने भी आपके कंज्यूमर हैं और जो मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है, ये राइट्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई होते हैं, इस पे आपका एक सिंगल टैक्स लगेगा, वो था आपका जीएसटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, दिसंबर 2020 में विराट कोहली ने इनमें से कौन सा पुरस्कार जीता था? विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स डिड विराट कोहली विन इन दिसंबर 2020? तो आपको तो पता है कि जब आप करंट अफेयर का स्पोर्ट्स वाला सेक्शन करोगे, ज़्यादातर इसको स्ट्रांग बना के जाओ। अगर आपने ये स्पोर्ट्स के सारे चीज़ें अच्छी तरीके से कर ली तो आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। इस बार तो चलो 25 नहीं 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपसे हर वीडियो में एक ही बात कहती हूँ कि आपको क्या करना है, करंट अफेयर में स्पोर्ट्स वाले सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करो, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा। तो चलिए, अब तक आप सभी ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे बता दिया होगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि विराट कोहली ने दिसंबर 2020 में कौन सा अवार्ड जीता था? आईसीसी मैन टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, आईसीसी मैन T20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, आईसीसी मैन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, या फिर आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड। तो ये राइट आंसर क्या है इसका, इन्होंने कौन सा अवार्ड जीता था? तो इन्होंने जीता था आईसीसी मैन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। जितने भी लोगों ने सी बताया वो बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इजी है और मैक्सिमम सबने इसको करा भी हो, सबने पढ़ा भी हो और जानते भी हैं इसके बारे में, जिसमें आपसे पूछा गया है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने भारत में ज्येष्ठ अधिकार के नियम को कब समाप्त किया था? When did the Hindu Succession Act abandon the rule of primogeniture in India? आपके ऑप्शन है 1956 में एंड किया था, 1950 में, या फिर 1946 में, या फिर 1960 में। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। इसमें आपका जो हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है ये कब समाप्त किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है, जिसके बारे में आपने बहुत अच्छे खासे तरीके से पढ़ा है। तो यहाँ पे यस, आप सभी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 1956 में यहाँ पर आपका जो ये एक्ट है इसको क्या किया गया था? ख़त्म करा गया था। ये बात आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी से पूछा गया है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? इनकरेक्ट पूछा है स्टेटमेंट में। आपको साइंस वाले स्टूडेंट जितने हैं उनको ये थोड़ा सा आप इसको करेंगे तो इजीली से कर पाएंगे, मे बी कुछ को यहाँ पे प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है। फूड फ्रॉम स्टमक पासिज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, या कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन एंड फैट्स टेक प्लेस इन द स्मॉल saliva contain an enzyme called salivary lipase that break down starch into simple sugar में, या फूड एंटर द स्टमक थ्रू द ऑस्टियोफेगस। तो जल्दी से बताओ कि यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है, इसमें से रॉन्ग यानी कि गलत कौन सा है? यहाँ पर कौन सी बात गलत बताई गई है? तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी। जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपको दिया है ना, कि लार में लार लाइपस नामक एवं एंजीमिया होता है जो स्टार्च को साधारण चीनी में तोड़ देता है, ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट गलत क्यों है आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, जितने भी यहाँ पर साइंस वाले लोग हैं जिनका बैकग्राउंड साइंस से, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्यों है। क्लियर हो गया? तो सी आपसे क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर सही लिखी है, इतना तो आप सभी ने पढ़ा होगा, सबको इतनी नॉलेज है, बट ये वाला गलत क्यों है? इसका आंसर मैं चाहूँगी कि आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, मानव शरीर में इनमें से कौन सा भाग स्वादग्राही होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी कंटेन गैस्ट्री रेस्पिरेटर्स? तो ये तो बहुत ही ईजी था, आइज नोज टंग या स्किन। तो आप सभी जानते हैं कि स्वाद यानी कि टेस्ट आप सभी को कहाँ से आता है, कौन सा हमारे ह्यूमन बॉडी में वो पार्ट होता है? तो ये सबको पता है, वो आपका टंग का पार्ट होता है, जीभ का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो ये तो जो साइंस के बैकग्राउंड से नहीं है वो तो आप तब भी कर लोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है, फार्मर इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया सेलिब्रेट द पोला फेस्टिवल बाय वर्शिपिंग देयर। भारत के कुछ हिस्से में किसान अपनी डैश की पूजा करके पोला त्यौहार मनाते हैं। तो यहाँ पर जो आपके किसान हैं, फार्मर्स हैं, वो एक फेस्टिवल मनाते हैं जिसका नाम है पोला। ठीक है, तो ये किसकी पूजा करते हैं जब ये त्यौहार मनाते हैं? फार्म टूल्स की, अपने जो औजार हैं कृषि की उसकी, एंचेस्टर यानी अपने पूर्वजों की, फार्म यानी कि फार्म की करते हैं यानी कि, और बुलक यानी कि बैलों की करते हैं। तो आप सभी को पता है कि ये किसकी पूजा करते हैं यहाँ पर, या किसकी वर्शिप करते होंगे? ये आपकी करते हैं बुलक्स यानी बैलों की। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो ये आपको सभी को पता और इसके बारे में सभी ने सुना भी होगा कि यहाँ पे किसान बैलों की पूजा के माध्यम से इसको मनाया जाता है। किसान इस दिन अपने बैलों को सजाते हैं और फिर त्योहार में प्रदर्शन करने के लिए उनकी पूजा भी करते हैं। और याद रखना, अगर इन फ्यूचर क्वेश्चन आ जाए कि ये पोला फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट होता है, कौन से स्टेट में, तो वहाँ होता है आपका महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा या ये दोनों नाम साथ में भी हो सकते हैं। तो याद रखना कि आपका जो पोला त्यौहार है या पोला फेस्टिवल है, कहाँ पर लोग सेलिब्रेट करते हैं? महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में। और किसकी यहाँ पे पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं? आपकी बुलक्स यानी बैलों की। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है, इनमें से किसने स्वतंत्र अवध राजवंश की नींव रखी थी? हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडिपेंडेंट अवध डायनेस्टी? आपके ऑप्शंस हैं चिन किलिच खान, नेक्स्ट है आपका मार्तंड वर्मा, नेक्स्ट है आपका सादत खान, नेक्स्ट है आपका हैदर अली। तो ये आप में से किसी का भी गलत होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है हिस्ट्री, सभी ने अभी तक इतना अच्छे खासे तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट सभी ने पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर आपके अवध राजवंश यानी कि अवध डायनेस्टी की जो नींव है वो किसने रखी थी? आपके शहादत खान ने। इसीलिए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट स्लाइड पर आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हो कि अवध के नवाब जो हैं 18 से 19 सेंचुरी के दौरान उन्होंने उत्तर भारत में अवध राज्य प्रशासन करने वाले शासकों की उपाधि थी, जिसमें 1724 में शहादत खान बरुहान उल मुल्क ने मुगलों से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करके अवध को स्वायत्त राज्य की स्थापना कर दिया। इन्होंने यहाँ पर इन्होंने अवध क्या कर दिया? ऑटोनोमस किंगडम बना दिया और इंडिपेंडेंस इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। कौन थे वो? और ईयर भी आपको इन फ्यूचर पूछा जा सकता है। तो 1724 में ये इन्होंने यहाँ पर डिक्लेयर किया था। आगे भी ये चीज़ें आ सकती हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सी नदी थार मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है? विच अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द थार डेजर्ट? आपके ऑप्शन है झेलम, चंबल, सन या फिर लूनी। तो जल्दी से बताइए, ये हिंदी में गलत हो गया। ठीक है, तो जल्दी से बताओ कि ये कौन सी नदी है आपकी, इनमें से कौन सी नदी थार मरुस्थल की सबसे लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे लंबी नदी है? तो याद रखना कौन सी नदी है वो? आपकी लूनी नदी। ठीक है, ये हिंदी, ये इसको करेक्ट कर लेना। सन यहाँ पर बेटा आ गया है, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया। बट याद रखना, अगर आपसे इन फ्यूचर कोई पूछ ले तो थार डेजर्ट जो है इसकी लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी थी? लूनी थी। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। और यहाँ पे जितने भी लोगों ने डी बताया वो बिल्कुल सही। एक्सप्लेनेशन देखोगे तो लूनी आपके उत्तर पश्चिम भारत की थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। यह अजमेर के करीब अरावली रेंज की पुष्कर घाटी से शुरू होता है और थार रेगिस्तान के दक्षिण पूर्व भाग से होकर जाता है और गुजरात में कच्छ के रण से दलदली मैदान में समाप्त होता है, जो कि 490 किलोमीटर की यात्रा करके ये बात होती है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, आज आपसे ये तो पूछ लिया है कि सबसे लॉन्गेस्ट या सबसे बिगेस्ट रिवर आपकी थार डेजर्ट की है, बट ये भी पूछा जा सकता है इन फ्यूचर कि ये जो है स्टार्ट कहाँ से होती है। ठीक है, तो ये आपको ये भी पता होना चाहिए। और क्लोज कहाँ पर होती है, कहाँ पर जाके मिलती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमने ऐसे बहुत से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी देखे कि इस तरीके का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। तो जब आप इस तरीके की चीज़ें करते हो तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा जा रहा है, डैश बांस उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन और सरकारी ई मार्केट प्लेस की एक पहल है। द डैश इज एन इनिशिएटिव ऑफ द नेशनल बैम्बो मिशन एंड द गवर्नमेंट ए मार्केट प्लेस टू शो केस बैम्बो प्रोडक्ट। आपके ऑप्शन है इंडियन गोल्ड कलेक्शन, इंडियन बैम्बो कलेक्शन, ग्रीन वुड कलेक्शन, ग्रीन गोल्ड कलेक्शन।
तो जल्दी से बताइए कि 11th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। और आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है आपके इससे रिगार्डिंग, तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप लोग मुझे वहाँ पर अपने डाउट्स और क्वेरी यहाँ फॉलो कर सकते हैं मुझे, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं, तो ये कौन सा आपका यहाँ पर एमिशन के लिए यूज़ किया गया था, तो राइट आंसर है ग्रीन गोल्ड संग्रह, यानी कि ग्रीन गोल्ड कलेक्शन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस और राष्ट्रीय बांस मिशन की अनूठी पहल थी ग्रीन गोल्ड कलेक्शन, ठीक है। तो याद रखना, इस तरीके के करंट अफेयर जो भी रिसेंटली में हो रहे 7 से 8 महीने के, आपको इसके बारे में अच्छे खासे तरीके से पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, आपका आया बहुत ही इजी सा क्वेश्चन जो कि आपसे हिस्ट्री के रिगार्डिंग पूछा गया है। द 5th स्टोरी ऑफ कुतुब मीनार वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। कुतुब मीनार की जो 5वीं मंजिल है कौन से शासक के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी? ऑप्शन इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और आपका रजिया सुल्तान है ये, ठीक है। रजिया सुल्तान है ये, आप सही कर लेना। तो जल्दी से बताइए, इसके बारे में सबने अच्छे खासे तरीके से पढ़ा हुआ है। आप सभी जानते हो कि अगर आपसे ये पूछा है कि जो इसकी 5वीं मंजिल है, जो 5th स्टोर है, वो कौन से राजा जब उस समय रूल कर रहा था तब बनाई गई थी। लेकिन आपको पहली चीज़, आपको बहुत क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, आपने सबने बहुत अच्छे खासे तरीके से पढ़ा है कि जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत की थी, ठीक है, ये बात आप सभी जानते हो। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी शुरुआत की थी, आप सभी जानते हो। उसके बाद उसको कंप्लीट किसने किया था, या 2 मंजिल जो और जुड़वाई थी, वो कौन थे? आपके इल्तुतमिश, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी जिसने और भी मंजिल ऐड कराई थी, जो 5th स्टोरी जब बनाया था, तो वो थे आपके फिरोज शाह तुगलक। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया? चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको एक्सप्लेनेशन दिखा देती हूँ। 1192 के आसपास की बात है। आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की कल्पना की, फिर भी उसके पास तहखाने को ख़त्म करने के लिए अवसर था, ठीक है। विकास के बाद को वो अपने स्थानोत्पन्न इल्तुतमिश ने ले लिया था, जिन्होंने शिखर में 3 अतिरिक्त खाते बनाए। फिरोज शाह तुगलक ने आखिरी के 2 मंजिल बनवाए। क्लियर हो गया? इन्होंने सिर्फ स्टार्ट किया था, फिर 2 यहाँ पर 3 इन्होंने देखो इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया था, बाकी के जो 2 मंजिल जो ऐड की थी वो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो 5th स्टोरी यानी 5वीं मंजिल बन गई है। ये आपको चीज़ें याद रखनी है, कई बार ये रिपीट भी हो चुका है क्वेश्चन। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है, भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों द्वारा अपने व्यापारिक हितों को संगठित करने के लिए भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस का गठन कौन से वर्ष में किया गया था? इन विच ईयर वॉज द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस फॉर्म बाय इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट टू ऑर्गेनाइज देयर बिजनेस इंटरेस्ट? आपके ऑप्शन है 1934, 1909, 1920 या फिर 1945। तो जल्दी से बताइए कि क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है। तो याद रखना, आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, कौन से साल ये किया गया था इसका गठन, वो है आपका 1920 में। कौन से ईयर में? 1920 में, 1920 में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है। तो जितने भी लोगों ने सी बताया वो बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि भारत औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस का गठन 1920 में हुआ था। इसकी स्थापना भारतीय व्यापारियों ने अपने व्यापारिक हितों को व्यवस्थित करने के लिए किया था। इस तरह के व्यापारिक निकायों का नेतृत्व पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और जेडी के द्वारा ये किया गया था। ये नाम भी आपसे इन फ्यूचर पूछा जा सकता है, तो ये आप देख लेना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉलिटी का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज अ कंट्री हैविंग कंप्लीट पॉलिटिकल फ्रीडम एंड बीइंग द सुप्रीम अथॉरिटी? संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च सत्ता वाले देश के रूप में वर्णित करता है? ऑप्शन है सोवरिंग यानी कि सार्वभौम, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, सोशलिस्ट यानी समाजवादी, सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष। तो याद रखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, सोवरिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि संप्रभु का मतलब यानी सोवर का मतलब होता क्या है? द टर्म मीन्स दैट इंडिया हैज़ इट्स ओन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। इसका मतलब क्या है
कि भारत का अपना स्वतंत्र अधिकार है एंड इट इज़ नॉट अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर एक्सटर्नल पावर, और ये किसी अन्य बाहरी शक्ति का प्रभुत्व नहीं है। इंडिया एज अ कंट्री हैज़ अ कंप्लीट पॉलिटिकल फ्रीडम। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक देश के रूप में भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त है और ये एक सर्वोच्च सत्ता है। कैसा, एक सुप्रीम अथॉरिटी है। वैसे तो यहाँ पर आप सभी को इसका मतलब पता ही होगा, जिन्हें नहीं पता वो आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वॉज नॉट अमंग्स द फीमेल जजेस स्वर्न इन एज जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन 31 अगस्त 2021। इनमें से कौन सा व्यक्ति 31 अगस्त 2021 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में शपथ लेने वाली महिला न्यायाधीशों में से नहीं थी? ऑप्शन है जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस बीवी आपके नागरत्न, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी या फिर जस्टिस हिमा कोहली। तो जल्दी से बताइए 15th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी क्या होने वाला है। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर करो और साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस का आंसर कमेंट करना है। ठीक है, कि आपको क्या लगता है कि अगर जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे अगर ये क्वेश्चंस आपके सामने होते तो क्या आंसर आप लोग यहाँ पर दे कर आते। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कौन सी वो व्यक्ति थी, तो वो थी आपकी जस्टिस इंदिरा बनर्जी। क्या, जस्टिस इंदिरा बनर्जी। तो 15th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन आपके वन्य जीव अभयारण्य की इनमें से किस राज्य में स्थित है? आपकी विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इनमें से कौन से स्टेट में है? छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर गोवा। तो आप सभी को पता है ये आपके बिहार में है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17। तो जल्दी से बताइए कि क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किस एक जोखिम प्रबंधन रणनीति है जो संबंधित संपत्ति में विपरीत स्थिति को लेकर निवेश में नुकसान की भरपाई के लिए नियोजित है? इज अ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी एम्प्लॉयड टू ऑफसेट लूजेस इन इन्वेस्टमेंट बाय टेकिंग एन अपोजिट पोजीशन इन रिलेटेड एसेट्स। ऑप्शन है स्केलेबिलिटी, हेजिंग, आपका अमोर्टाइजेशन या फिर कोलेट्रल। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि हेजिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा जा रहा है नवंबर 2020 में किस राज्य में सब्जियों और फलों के लिए इंडो डच कार्यकारी केंद्र खोला गया था? इन विच स्टेट द इंडो डच सेंटर ऑफ एग्जीक्यूटिव फॉर वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स ओपन इन नवंबर 2020? केरल में, पंजाब में, तेलंगाना में या फिर गुजरात में? तो याद रखना नवंबर 2020 में आपके केरल में, कहाँ? आपके केरल में सब्जियों और फलों के लिए इंडो डच कार्यकारी केंद्र खोला गया था। तो 18th का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आप देख सकते हो इंडो डच सेंटर जो है आपका वेजिटेबल्स और फ्लावर्स के लिए इनॉग्रेट किया गया था 5 नवंबर 2020 को। ठीक है, कितना? 5 नवंबर 2020 को आपके व्यानदेग डिस्ट्रिक्ट है केरल में यहाँ पर, और इसमें आपके जो चीफ मिनिस्टर थे केरल के इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, यस बैंक के फाउंडर, यस बैंक के संस्थापक कौन है? ये आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं राजेश कपूर, राहुल कुमार या फिर प्रशांत कुमार या फिर राणा कपूर। तो सभी को पता है कि यस बैंक के फाउंडर यानी कि संस्थापक कौन है? राणा कपूर। तो 19th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो यस बैंक में राणा कपूर और अशोक कपूर ये दोनों ही आपके फाउंडर हैं। ठीक है, यस बैंक एक भारतीय बैंक है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है, भारत में से है। इसकी स्थापना 2004 में राणा कपूर ने और आपके अशोक कपूर ने की थी। स्वर्गीय अशोक कपूर 28 नवंबर 2008 को ये खुदरा बैंकिंग और संपत्ति प्रबंधन सेवाओं के माध्यम से आपके कॉर्पोरेट खुदरा ग्राहकों के लिए अलग अलग उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला इन्होंने पेश किया था। ठीक है, तो ये लेट अब इनकी डेथ हो चुकी है, आप जानते ही हो 2008 में। तो ये दोनों में से कोई भी नेम आपसे, तो इसलिए अभी जो है इसलिए नाम आपको राणा कपूर दिया हुआ है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा मंगलुरु में एक मंदिर है जो भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्पल ऑफ मंगलुरु डेडिकेटेड टू एन अवतार ऑफ लॉर्ड शिवा? ऑप्शन है मुक्तेश्वर टेम्पल, अनाथा वासुदेव टेम्पल, कादरी मंजुनाथ टेम्पल या फिर गुडीचा टेम्पल। तो याद रखना, इसमें से जो आपके टेम्पल यहाँ मंदिर जो नज़र आ रहे हैं, इसमें जो मंगलुरु में है जो आपके लॉर्ड शिवा को डेडिकेट करते हैं, वो टेम्पल मंदिर कौन सा? आपका कादरी मंजुनाथ मंदिर। तो आपके 20 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो गुणांद्री आपके गुणानेश्वर मंदिर जो है मंगलुरु में है। इस मंदिर का एक मुख्य देवता है वो है शिव। नवरात्रि और शिवरात्रि में इस मंदिर को मनाए जाने वाले दो बड़े त्योहार हैं। तो इस मंदिर में नवरात्रि बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है और आपकी शिवरात्रि, ठीक है। दशहरा के दौरान मंदिर में होने वाले उत्सव को लोकप्रिय रूप से मंगलुरु दशहरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंगलुरु दशहरा के नाम से यहाँ जाने जाते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 आपके करंट अफेयर से रिलेटेड पूछा जा रहा है, जिसमें आपसे पूछा है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट a lifelong love affairs with the most subtle and the sophisticated game known to be humankind। ये किसके द्वारा लिखा गया है? विनोद राय के द्वारा, विक्रम लिमे के द्वारा, डायना एडोलॉजी के द्वारा या फिर रामचंद्र गुहा के द्वारा? तो जल्दी से बताओ, क्योंकि एक आध आपको बुक्स एंड ऑथर देखने को मिलेगा, एक ही आएगा तो ये तो कुछ भी आ सकता है। आप एक को पढ़ने के लिए इतना ज़्यादा बुक्स एंड ऑथर्स याद करेंगे इससे अच्छा स्किप भी कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, आपकी जो ये बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो याद रखना ये बुक आपके रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखी गई थी। तो 21 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है आपके सुत्रिथा मुखर्जी आपकी इज एन इंडियन, ये एक भारतीय कौन सी यहाँ पे प्लेयर हैं? गोल्फर, टेबल टेनिस प्लेयर, बैडमिंटन प्लेयर, स्विमर? तो ये थी आपकी टेबल टेनिस प्लेयर। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और आप सभी जानते हैं करंट अफेयर्स में देखना, स्पोर्ट्स से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो अच्छे खासे तरीके से आप सभी इसको पढ़ के जाइए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, जिसमें आपसे पूछा गया है उद्घाटन ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन वर्ष 1984 में किसके द्वारा किया गया था? द इनॉग्रल ओलंपिक कांग्रेस वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन द ईयर 1984। आपके है स्टॉकहोम, ओस्लो, पेरिस या फिर लंदन में? तो याद रखना कहाँ पर किया गया था, आप सभी को पता है पेरिस में, ठीक है। तो यहाँ पे 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है, इनमें से किसे नवंबर 2020 में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज अ स्पीकर ऑफ द बिहार असेंबली इन नवंबर 2020? ऑप्शन है प्रेम कुमार, विजय कुमार सिन्हा, अवध बिहारी चौधरी या फिर जीतन राम मांझी। तो याद रखना आपके नवंबर 2020 में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था? वो आपके विजय कुमार सिन्हा को। किसको? विजय कुमार सिन्हा को इन्हें इलेक्ट किया गया था एज द स्पीकर ऑफ बिहार असेंबली में। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आज का आपका लास्ट है क्वेश्चन नंबर 25, जो कि ये रहा आप सभी के सामने। तो जल्दी से, ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, तो मुझे कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर मैं आज आपको नहीं बताने वाली हूँ, ठीक है। तो ये होमवर्क है, आप सभी मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताओगे। आर्टिकल 76 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये किसका है? भारत का जो संविधान का अनुच्छेद है 76वां, वो किससे संबंधित है? इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल? चुनाव आयोग, उच्चतम न्यायालय, भारत के महान्यायवादी या प्रशासनिक न्यायवादी? इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 25 का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। एक चीज़ तो आप भी, आपके लिए भी हो जाए कि चलिए कि आप लोग कितना बताएंगे, क्योंकि आप लोग भी तो रिस्पॉन्स करें। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रही होगी और आपको ये एक आइडिया अच्छा खासा लग गया, जितने भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, कि आपको किस तरीके से एसएससी जीडी कांस्टेबल में जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना।
अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर करो, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। और ये आपको व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम नंबर है, कोई भी डाउट हो यहाँ पे भी। और आपको अगर मुझसे कुछ पूछना है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप हिस्ट्री एडू पॉइंट सर्च कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और लास्ट का जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है वो भी मुझे ज़रूर बताना। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आपके प्रीवियस क्वेश्चन के साथ। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।